नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने लास्ट इकोनॉमिक्स क्लास में आपको मैंने रिसोर्स के बारे में समझाया था कि रिसोर्स क्या होते हैं और रिसोर्स को कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जैसे कि एक फैमिली में एक फादर कैसे रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाता है, उसी तरीके से सरकार भी रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से उसके पास मतलब वेपन्स हथियार होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होता है, कौन कौन तरीका होता है जिससे हम मतलब कि रिसोर्स को कलेक्ट करें। और उसके बाद में मैंने आपको कुछ 5 इयर्स प्लान के बारे में भी जानकारी दी थी कि आखिरकार 5 इयर्स प्लान का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है। उसके बाद आपको मैंने प्लानिंग कमीशन के बारे में भी इंट्रोड्यूस किया था कि प्लानिंग कमीशन की एक्चुअली स्थापना क्यों हुई थी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मतलब उद्देश्य क्या था कि प्लानिंग कमीशन का आखिरकार क्यों भारत में उदय हुआ। और हमने रशियन इकॉनमी से भी भारत की इकॉनमी कंपैरिजन किया था कि रशियन की इकॉनमी सोशलिस्ट इकॉनमी है, वही अमेरिका इज ए कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। तो इसके बारे में बताया था कि आखिरकार मतलब कि इंडिया ने रशियन इकॉनमी ही क्यों, मतलब कि यूएसएसआर इकॉनमी क्यों फॉलो किया, न कि अमेरिकी इकॉनमी, आई मीन कैपिटलिस्ट इकॉनमी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कुछ 5 इयर्स प्लान की, जो भी बाकी रह गई हैं 5 इयर्स प्लान, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको आज एक नया अनाउंसमेंट करूंगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपकी एनसीईआरटी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि एनसीईआरटी बेसिक्स। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट अगर या कोई एकेडमिक स्टूडेंट है वो एनसीईआरटी कवर करना चाहता है तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है, उसका स्वागत है। साथ ही साथ हम जो स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बेसिक्स, वो 6 क्लास से एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको पहले कवर करेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जो एवरी स्टूडेंट को, एवरी पर्सन ऑफ द इंडिया को सीखना चाहिए। जैसे कि आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने गांव में देखा होगा कि कुछ खेत बंजर होते हैं, कुछ खेत कम उपजाऊ होते हैं, कुछ खेत बहुत उपजाऊ होते हैं, कुछ खेतों में एक मतलब कि गड्ढे होते हैं, कुछ में थोड़े थोड़े ऊंचे में टीले होते हैं, कुछ स्लोप होता है, कोई प्लेन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ये आपके डिपेंड करता है ज्योग्राफी का। आपका जो लैंड है, आपका जो ज़मीन का टुकड़ा है, वो डिपेंड करता है आपकी मतलब कि ज्योग्राफिकल कंडीशन पर। तो अगर जिस स्टूडेंट को एनसीईआरटी बेसिक्स मैंने फाउंडेशन कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है मेरे प्लेटफॉर्म से, तो उसका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट वीडियो। इंडियन इकोनॉमी देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको शायद 5 इयर्स प्लान के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने 5 इयर्स के प्लान के थ्रू कैसे हमारे देश की इकॉनमी को, मतलब कि कैसे हम लोग अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहे थे, कैसे हमने समाज के गरीब तबके को, कैसे उन रिसोर्सेज को बांटने का काम किया, कैसे हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट पर काम किया, कैसे हम लोगों ने गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, साथ ही साथ भुखमरी से लड़ने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय निकाले, क्या क्या उपाय किए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशंस उनमें से एक प्रोसेस था। उसके बाद में सरकार ने अमेरिका से PL 480 नाम का गेहूं एक्सपोर्ट किया था, जो कि सड़ा हुआ गेहूं था। हमने भुखमरी के लिए हमने गेहूं को आयात किया था अमेरिका से। उसके बाद में हमने जो फर्स्ट ईयर प्लान था, उसमें हमने किस पे मैंने फोकस किया, एग्रीकल्चर फोकस किया, क्योंकि 85% उस वक्त जो एग्रीकल्चर था वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, प्लस भारत में मतलब कि अनाज की कमी थी। तो उसको भरने के लिए किसानों को लोन प्रोवाइड कराए गए, किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, किसानों को बहुत सारी फैकल्टी दी गई,
1951 से लेकर के 50 और बाद में ग्रीन रेवोल्यूशंस आया, तो उसमें हमने कैसे आपको बताया था कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशंस की स्टार्ट की गई, और उसके जो इम्पैक्ट आए वो बहुत ही मतलब कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट पड़ा भारत की, खासकर इकोनॉमिक्स पर, भारत की एग्रीकल्चर सिस्टम पर, भारत की एक्सपोर्ट पे, भारत का कैसे हम लोगों ने मतलब कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, कैसे हम लोगों ने लोगों का जो पेट खाली था उनको कैसे भरना स्टार्ट किया। जो सेकंड चैप्टर था उस पर हमने आपको, जो सेकंड 5 प्लान था उसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि रैपिड लैब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा भेल, या आपने देखा होगा कि सेल, ठीक है, बोकारो प्लांट, रानीपुर प्लांट, है ना, राउरकेला प्लांट, आपने इनके बारे में जानकारी ली होगी। तो ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडिया, मतलब कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था भारत में रोजगार को बढ़ाने के लिए, प्लस देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बोकारो हो, जमशेदपुर हो, या आपका राउरकेला हो, या दुर्गापुर हो, इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब प्लांट लगाए गए जिससे कि देश में प्रोडक्शन बढ़ सके। प्रोडक्शन बढ़ सके, जब प्रोडक्शन होगा तो हम देश को मतलब हम क्या करें, हम एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्शन को, तो इससे क्या होगा, फॉरेन रिजर्व आएगा। जब फॉरेन रिजर्व आएगा हमारे देश में तो हमारे देश की इकॉनमी बढ़ेगी। उसके बाद थर्ड 5 ईयर्स प्लान के बारे में आपको मैंने बताया था, इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं हुआ था। और जब मतलब फोर्थ प्लान, हाँ, और जब फोर्थ प्लान लॉन्च हुआ था तो उसमें भी मतलब कि उस दरअसल में जब मतलब कि जब थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट होने मतलब लागू किया गया था, तो उसमें देखिए 2 वॉर झेले थे इंडिया ने, 2 वॉर्स का फेस किया था इंडिया ने। उसके कारण जो थर्ड हमारी जो 5 ईयर प्लान था वो निगेटिव में चली गई थी, और सभी ने लगभग 1-2 को छोड़ के सभी 5 ईयर्स प्लान ने कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई, ग्रोथ करके दिया। लेकिन जो थर्ड 5 ईयर्स प्लान था 61 से 66 तक, उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई, क्योंकि 1962 का इंडिया चाइना वॉर, 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर ने कहीं कहीं हमारे देश की इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ कर दिया। कहीं कि जो पैसा था हमारे पास वो हम लगा रहे थे डेवलपमेंट में, वो चला गया डिफेंस पे, पैसा चला गया, हमने वेपन्स खरीदे। 1962 में इंडिया चीन से वॉर जब हो रहा था तब अमेरिका ने हमको सपोर्ट किया था, तो कहीं न कहीं इंडियन इकॉनमी को एक तगड़ा झटका लगा, लेकिन फिर भी हम उससे उभरे, और उभर करके आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते कदम हमारे हैं। तो कहीं न कहीं, और उसके बाद में मतलब कि उसके बाद में 60 लेकर के 69 तक एक मतलब कि एक मतलब देखा गया कि उसमें कोई भी 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं किया गया, एक अकाल की स्थिति देखी गई। उसमें 1 ईयर की 3 प्लान मतलब लॉन्च किए गए। उसके बाद में फिर 69 से 74 तक 5 ईयर्स प्लान लॉन्च किया गया। उसमें हमने 1971 का इंडिया पाकिस्तान का वॉर फिर से हमने फेस किया। कैसे हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर करके कैसे हमने एक इंडिपेंडेंस कंट्री को इंडिया मतलब वर्ल्ड मैप में एक उजागर किया। कैसे हमने एक नई कंट्री को उदय किया, बांग्लादेश के रूप में एक नया कंट्री मतलब वर्ल्ड मैप में एक नई कंट्री का उदय हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। हमने कैसे बांग्लादेश को मतलब कि आज़ादी दिलाने के लिए हमारी सरकार ने कैसे उनके साथ कोऑपरेट किया, और एक बांग्लादेश को मतलब कि फ्री एंड सॉवरन कंट्री के रूप में मतलब वर्ल्ड के नक्शे पर कायम किया। कैसे हमने गरीबी को ख़त्म करने के लिए हमने मतलब कौन कौन से प्रोसेस अपनाए, तो इन सब पे चर्चा हो गई थी। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। जो आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे 6 5 ईयर प्लान की। आज हम बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान की, वो 6 की हो चुकी थी, तो आज हम बात करते हैं 7th 5 ईयर्स प्लान। फाइव ईयर प्लान
देखिए 7 5 Years प्लान जो लॉन्च किया गया, उसकी जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि हमने फूड पर ज़्यादा काम किया था, यानी फूड वर्क पे, यानी कि लोगों तक कैसे भोजन पहुँचे, और भोजन पहुँच रहे, केवल भोजन नहीं पहुँचे बल्कि न्यूट्रिशन फुल भोजन पहुँचे। यानी कि जो पहला पॉइंट था वो आपका था फूड एक्सेस विद न्यूट्रिशन, मतलब कि कैसे हम लोगों का लोगों का जो थाली है वो कैसे भरे खाने से, वो भी न्यूट्रिशन हो। जैसे उसमें खाने में जैसे रोटी हो गई, दाल हो गए, चावल हो गए, ठीक है, हरी सब्जी हो गई, अंडा हो गया, दूध हो गया, एक मिठाई भी ले लेते हैं, ये कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद में हमने जो काम करना स्टार्ट किया प्रोडक्टिविटी पर, यानी कि फूड की कैसे प्रोडक्टिविटी हो, कैसे उत्पादन हो, कैसे प्रोडक्शन हो। अब प्रोडक्शन के लिए यही नहीं था कि केवल हम किसानी को ही नहीं प्रीफरेंस दे रहे थे कि केवल किसानी से ही हमारा मतलब कि देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं। प्रोडक्शन कई टाइप का होता है। जैसे जैसे सपोज मान लीजिए प्रोडक्शन, मान लीजिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो गया, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकाई, और क्या कहते हैं, आलू, टमाटर, प्याज, ये सब प्रोडक्शन तो है। उसके साथ साथ अब मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं, कंपनियां क्या प्रोडक्ट करती हैं, क्या प्रोडक्शन करती है, आयरन, स्टील, प्लास्टिक और ब्रास यानी कि पीतल, तांबा, और क्या सोना, चांदी, ये प्रोडक्शन है। कारें, मोटरसाइकिल्स, कपड़े, मोबाइल, बैग्स, जूते, परफ्यूम्स, जिसे प्रोडक्शन करते हैं कहेंगे ये भी प्रोडक्शन बड़ा। इलेक्ट्रिक, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, बेड, फर्नीचर्स, थिंग्स, ये भी हम कहने के इस पर फोकस किया सरकार ने कृषि के साथ साथ इन चीज़ों पर ही फोकस किया कि हम कैसे इनका भी प्रोडक्शन करें, जिससे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की जो मतलब कि जो प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ाई जा सके, कैसे लोगों को हम एक बेहतर जीवन प्रोवाइड कर सकें, कैसे लोगों को हम एक लिविंग स्टैंडर्ड दे सकें, ताकि हमारी वर्ल्ड लेवल पर एक इमेज क्रिएट हो, और भारत जो पहले विश्व गुरु था उसकी ओर हम कैसे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकारों ने अथक प्रयास किया। और उसके बाद में यहीं से एक योजना स्टार्ट होती है, हिंदू ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि यहीं से एक और मतलब सात्विक फाइनेंस प्लान से एक और चीज बहुत जो मतलब पॉजिटिव सामने निकल के आई, वो क्या था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो हिंदू की जो ग्रोथ रेट थी उसमें धीरे धीरे सुधार आना स्टार्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं हिंदू जो मतलब कि ग्रोथ ऑफ रेट था उसमें एक अजीबोगरीब मतलब एक क्रांति देखी गई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे हिंदू ग्रोथ हो या मुस्लिम ग्रोथ हो, कहीं ना कहीं अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका दो फायदे होते हैं। पहला फायदा एक तो ये होता है कि आप अगर कोई सरकार चाहती है सच में देश का डेवलपमेंट करे, तो उसके लिए ये जो मतलब ह्यूमन है ना, ह्यूमन, इसको कन्वर्ट कर दो ह्यूमन कैपिटल में। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये, अब सर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, यानी कि मानव पूंजी क्या होता है। देखिए ह्यूमन कैपिटल आपका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि जैसे कि ये ह्यूमन है, जैसे जब हम पैदा होते हैं, मतलब जब ह्यूमन पैदा होता है तो वो सिर्फ क्या होता है, वो जानवर होता है, वो जानवर ही होता है। जब कोई लड़का लड़की पैदा होता है तो वो सिर्फ जानवर होता है। तो अब जानवर होता है तो जो हमारे संस्कार हैं, वो संस्कार हमको बनाते हैं एक ह्यूमन, एक मानव बनाते हैं। माता पिता बताते हैं देखो बेटा चोरी नहीं करना आपको, ठीक है, आपको गाली नहीं देना किसी को, आपको डेली स्कूल जाके पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको ऐसे खेलना है, आपको कपड़े ये पहनने हैं आपको, ठीक है, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए,
इसे कौन सिखाता है? इसे सिखाता है माँ बाप सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं बच्चों को। तो जब इंसान पैदा होता है तो जानवर होता है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं वो बनाते हैं मानव। और जब एक मानव अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उसके साथ स्किल आ जाता है, स्किल जैसे अब स्किल क्या हो गया? देखिए स्किल होता है आपने कंप्यूटर सीख लिया, आपने क्या कहता है कि आपको मतलब कि हथकरघा उद्योग में आप एक्सपर्ट हो गए, आपको मोबाइल बनाना आ गया, आपने लैपटॉप रिपेयरमेंट कर लिया, आपने कार का रिपेयरमेंट करना स्टार्ट कर लिया, आपको आ गया, आपको बाइक का काफ़ी नॉलेज है, उसको आपने रिपेयर कर दिया, आपने एरोप्लेन, आपने क्या कहते हैं कि हेलीकॉप्टर्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या, ये आपके अंदर स्किल है, ठीक है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये क्या, ये स्किल है। और स्किल कब आएगा? जब आप ह्यूमन को एजुकेशन दोगे तो उसका हेल्थ अच्छा होगा। देखिए आज जापान डेवलप क्यों है, आज अमेरिका डेवलप क्यों है? क्यों? देखिए जो जापान ने किस पे काम किया? जापान ने काम किया सिर्फ 2 सेक्टर पर। जापान ने किस पे काम किया? अपनी पॉपुलेशन पर। पहला किया, उसको ह्यूमन कैपिटल बनाया HC यानी ह्यूमन कैपिटल। दूसरा उसका हेल्थ पे काम किया, ताकि हम ह्यूमन कैपिटल कब बना सकते हैं? जब हमारा हेल्थ अच्छा होगा। और सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल कौन है? इंसान। जब इंसान ही नहीं, मतलब कि वो अस्वस्थ होगा, वो बीमार रहेगा, तो वो क्या प्रोडक्शन कर सकता है? वो प्रोडक्शन नहीं करता, जबकि और वो देश की इकोनॉमी के लिए बोझ हो जाएगा, एक बर्डन हो जाएगा। तो जापान ने यही 2 काम किए, पहले उसका हेल्थ अच्छा किया, उसके बाद उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए तीसरा उसने क्या किया? एजुकेशन सेक्टर को अच्छा स्ट्रॉन्ग किया। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में जब कोई एजुकेशन की बात कोई करता ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, हाँ कुछ आर्टिकल छोड़ करके एजुकेशन कोई बात ही नहीं करता है, हेल्थ कोई बात ही नहीं होती है। आजकल जो ओरिजिनल मुद्दे हैं वो गायब हैं नेशनल पॉलिटिक्स से। आज चीन हमसे आगे क्यों है? आज जापान हमसे आगे क्यों होता जा रहा है? या कि बांग्लादेश, यानी कि हम 1947 में आज़ाद हुए थे और वो 1971 में हमारे ही देश ने उसका सहयोग किया था आज़ादी में, और फिर भी उसकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा बूम कर रही थी। कैसे? हम पाकिस्तान गवाही देते हैं कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वहाँ पैसों नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमारी इज्जत कैसी है भाई? पहले अपने चेक करो ना। चाइना से हमेशा करते हैं कि चाइना आज उनसे इस सेक्टर में आगे हो गया, इस सेक्टर में आगे हो गया, है ना, IT सेक्टर में आगे है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में आगे है, और रिजर्व में आगे है, उसकी इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा। कैसे हुई है? वहाँ की पॉपुलेशन ने वर्क किया है, मेहनत की है, वहाँ की सरकार ने पॉपुलेशन को हेल्दी बनाया है और उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ धर्म। यहाँ अगर एक लड़का, एक हिंदू एक मुसलमान लड़की शादी कर लेता है तो नेशनल न्यूज़ बन जाती है वो। हालिया अभी आपने देखा होगा, एक शादी अभी रिसेंटली हुई है, उसको लेकर के कितने ट्रोल हुए। मतलब अगर यहाँ पर कोई सरकार ये कहे किसी इंजीनियर से कि यहाँ आकर के जो एप्पल फ़ोन बना के देगा, यानी कि आईफोन बना के देगा, उसको प्रमोट करेंगे। इस विचार तक लोग नहीं, इंडिया में नहीं है, सरकार भी इस पर फोकस नहीं करती है। और प्रेजेंट टाइम सरकार तुम क्या कहें, खास केंद्र सरकार, खैर उस पर नहीं जाएंगे। तो अब चीन में क्या है? चीन में सरकार ने बुलाया और कहा कि जो आईफोन बना के देगा उसको सरकार प्रमोट करेगी। वहाँ 50-100 पहुँच गए इंजीनियर, हम बनाएंगे आईफोन, हम बनाएंगे आईफोन, हम BMW कार बनाएंगे, हम ऑडी कार बनाएंगे, हम क्या कहते हैं कि लैम्बोर्गिनी बनाएंगे, हम बनाएंगे कार बनाएंगे। पहुंच गए इंजीनियर, पहुंच गए टेक्नीशियन, हम बनाएंगे। यहाँ क्या होता है? यहाँ इसकी बात जब बात ये तो जाने दो,
यहाँ हम दो हमारे 10, हिंदू मुस्लिम, लिविंग इन रिलेशनशिप, रेप केसेस, चीन हमसे आगे क्यों हो गया? इसीलिए। और पिछले 10 साल में चीन तो हमसे बहुत आगे हो गया। कल बताऊंगा डेटा आपको, कल बताऊंगा डेटा में कि आखिरकार चीन हमसे कैसे आगे निकलता चला जा रहा है, हम उससे क्यों पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो चीन ने इस पे काम किया, यानी कि BMW जर्मनी कंपनी है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि अगर चीन का गवर्नमेंट कहती है जो एप्पल आईफोन बना देगा उसको सरकार प्रमोट करेगी, तो वहाँ के 100 इंजीनियर आ जाते हैं आईफोन बनाने के लिए। हमारे यहाँ अगर ये कह दो, हमारे यहाँ अगर कह दो ना आईफोन बनाने के लिए, तो कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कह दो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद करना आपको, तो ढेरों मिल जाएंगे आपको। हम तो हमारे 10 कहने वाले, यहाँ तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर कह दो आईफोन, BMW, ऑडी, ठीक है, लैम्बोर्गिनी कार बनाने के लिए अगर कह दो, तो कोई आगे नहीं आता है। ठीक, उस पर नहीं जाते। तो जापान ने क्या किया, ह्यूमन कैपिटल में उसको पहले हेल्थ स्ट्रॉन्ग की, उसके बाद में ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट किया, तब आज उसके बाद में एजुकेशन पे काम किया। हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट कर दिया। सेम इंडिया को भी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने इसके डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया था, स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या रहा? नकारात्मक रिजल्ट रहा उसकी। अगर आप कोई पॉलिसी लॉन्च करते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने का भी अधिकार किसको है? सिर्फ सरकार का। बस आपने डॉक्यूमेंट्री में सारी आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हमने लॉन्च कर दिया इसकी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखा गया, जब उसकी ज़मीनी हकीकत परखी गई, जब उसकी ज़मीनी हकीकत को लोगों ने समझा, तो पॉलिसी फ्लॉप, यानी ग्रासरूट लेवल काम ही नहीं होता है। तो हमें चाइना से, जापान से सीखना चाहिए। हम सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ह्यूमन सब पहले जानवर पैदा हुए, जानवर से ह्यूमन बने, ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट जब करोगे तभी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस पर इस पे काम में जरूरत है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, तो इसको पहले बनाओ ह्यूमन से इसको एक एजुकेशन दो, एजुकेशन देने के बाद इसको ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट कर दो। फिर इसका आपका हेल्थ भी देखना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाकर के आप प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे इंडिया में। और जापान यही करता है। जापान इंडिया से कच्चा लोहा खरीदता है और उसको फिनिश करके हमको सप्लाई करता है। समझिए, यानी हमारे देश रॉ मटेरियल मंगाता है, कच्चा लोहा मंगाता है, हम ही को सप्लाई कर देता है, मतलब फिनिश लोहा, आयरन। इस पर सोचने की जरूरत है। जो नेक्स्ट आपकी जो प्लान है, नेक्स्ट आपकी जो 5 years प्लान, एट 5 year प्लान। अब सर ये क्या थी? देखिए 5 years प्लान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। जैसा मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1950 लेकर के 1990 तक हमारे देश की क्लोज इकॉनमी थी, यानी कुछ चीज़ों को छोड़ करके हमारी जो व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था बंद थी। बंद से अर्थव्यवस्था मतलब ये होता है कि ना हम किसी देश से एक्सपोर्ट करेंगे, ना किसी देश से ना हम किसी देश से इम्पोर्ट करेंगे, ना हम किसी को एक्सपोर्ट करेंगे। इसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज इकॉनमी। आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। क्लोज इकॉनमी ये क्या होती है? देखिए मान लीजिए ये
ए कंट्री, बी कंट्री। अब मान लीजिए इसको मान लिया इंडिया, इसको मान लिया अमेरिका, ठीक है। 1951 टू 1990 सम एग्जेप्शन, कुछ अपवाद को छोड़ दें। देखिए ये आपका इंडिया, ये हमारा ए कंट्री, ये बी कंट्री। एग्जाम्पल तौर पर इंडिया अमेरिका। 1990 तक आलम यह था कि ना तो हम कोई गुड्स यानी सामान अमेरिका भेजते थे और ना ही अमेरिका कोई हमको सामान भेजता था। यानी कि अब एक और समझाता हूँ। मान लिया कि ये आपकी एक फैमिली और ये आपकी F1 F2, ये आपकी सेकंड फैमिली। यानी आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पर पड़ोस होगा। तो पड़ोस में वाले की दो फैमिली ली हमने, उनके संबंध बड़े अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन बोलते चाहते सब कुछ हैं, मतलब त्योहार में गले मिलेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो क्या कहेंगे, देखो सर हम आप बोलते हैं अच्छी बात है, आपस में बात करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना हम आपसे कोई सामान लेंगे ना आप हमको कोई सामान दीजिएगा। एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ कोरिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैसी इकॉनमी है, क्लोज इकॉनमी है, ना वो एक्सपोर्ट करता है ना किसी इंपोर्ट करता है, ना एक्सपोर्ट करता है ना इंपोर्ट करता है। ऐसे ही ए बी, इंडिया अमेरिका। अमेरिका न पहले मतलब कि इंडिया न पहले एक्सपोर्ट करता था ना अमेरिका से इंपोर्ट करता था। ऐसे ही फैमिली 1 फैमिली 2, ना तो मतलब फैमिली 1 ने इनसे कोई सामान लिया ना ही इन्होंने इनको सामान दिया। नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल्स आपका है। आई होप आपको समझ आ गया क्लोज इकॉनमी। तो अब ये मतलब कि 8 ईयर्स प्लान में बहुत ड्रॉबैक हुआ था कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हमने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमने क्यों हमने फॉलो किया था, क्यों हमने मतलब सरेंडर किया था आईएमएफ के सामने। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने क्यों हमको जानबूझ करके मतलब कि एलपीजी रिफॉर्म ने जानबूझ के हमको डाला। इसके पीछे देखिए बहुत रीजन थे। इसके पीछे रीजन ये थे कि 1947 में आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद हमको सिर्फ गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी और मतलब कि ये हमको मतलब कि विरासत में दे गए थे अंग्रेज। 1951 में इलेक्शन हुआ, नेहरू जी ने सत्ता संभाले बाद में सबसे बड़ा इशू ये था कि आखिरकार हम इस कैसे डेवलपमेंट करें थे इसका, इसके लिए कौन कौन से मतलब ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको हम फॉलो कर करके अपने लोगों का पेट कर सकते हैं, लोगों का हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जो भुखमरी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए क्या उन्होंने प्लानिंग की होगी। तो उन्होंने एक मिक्स इकॉनमी का कॉन्सेप्ट लाया, यानी कुछ पूंजीवादी कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो किया, उसे कहते हैं मिक्स इकॉनमी। अब जब मिक्स इकॉनमी फॉलो किया तो देखिए मिक्स इकॉनमी को फॉलो किया, लेकिन हुआ क्या कि सरकार का इतना नियंत्रण था कि प्राइवेट सेक्टर जो था वो जैसे ही मतलब कि प्रोडक्शन करता था तो सरकार ने एक तयशुदा मतलब कि एक रेट यानी दर फिक्स कर रखी थी। आप अगर इतने दर से आप अगर मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो सरकार आपकी कंपनी जब्त कर लेगी। उसे कहते हैं लाइसेंस राज कहते थे, यानी लाइसेंस राज कहीं ना कहीं जो है ये लाइसेंस राज था। उसके बाद में 1962-65 का हमने वॉर लड़ा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो कहीं की खाली हुआ। उसके बाद 1971 में हमने फिर एक वॉर लड़ा, तो कहीं की फिर रिजर्व हमारा कहीं फॉरेन रिजर्व खत्म हुआ। उसके बाद में फिर हमने 1977 से 1980 तक उठा भटक देखी पॉलिटिक्स में, गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हुई। उसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने क्या किया, मतलब कि भर के फ्री में हम ये देंगे, जैसे अभी फ्री में राशन का मिल रहा है कि लोगों को दिया जा रहा है, 2000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं फ्री में। तो 1977 में भी ये गठबंधन सरकार जब भारत में मतलब बनना स्टार्ट हुआ तो जो हमारे देश के नेता थे उस वक्त के, उन्होंने भर के दिल खोल के लोगों को मतलब कि फ्री में बांटना स्टार्ट किया। तो उससे कहीं हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। उसके बाद में हमने 1985 में श्रीलंका में मतलब कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था लिट्टे,
यानी लिबरेशन ऑफ टाइगर एंड तमिल इलम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो था चीफ, उसका प्रभाकर लिट्टे था। तो उस कहीं हमारे 1985 में राजीव गांधी जी ने ऑपरेशन कैक्टस स्टार्ट किया। श्रीलंका में हमारी आर्मी गई और उनसे मतलब कि उन आतंकवादियों से लड़ाई मतलब लड़ी हमारी आर्मी। तो कहीं कि उसमें फॉरेन रिजर्व हमारा खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप लिए गए हमारे मतलब कि देश के नेताओं के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए कि देश का जो फॉरेन रिजर्व था वो खाली हो चुका था। और अगर किसी देश को चलाना है, अगर किसी देश को अगर आपको दौड़ाना है, तो सबसे बड़ा साधन क्या है? एनर्जी, यानी ऊर्जा। आप खाना खाते हैं तभी तो आपको एनर्जी मिलती है। तो देश को खिलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा। वो कहाँ से आएगी? वो आएगी अरब कंट्रीज से। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कहाँ से आएगा? इसके लिए चाहिए रुपया, यानी फॉरेन रिजर्व। भाई हमारी नोट तो लेंगे नहीं, वो हमारी करेंसी तो लेते नहीं है अरब कंट्रीज के जो पेट्रोलियम जो बेचते हैं। ओपेक, उनका एक संगठन ओपेक, तो वो तो मतलब कि हमारा रुपया तो लेंगे नहीं, उनको चाहिए डॉलर, यानी फॉरेन करेंसी। और हमारे देश में पहले से ही फॉरेन करेंसी क्राइसिस चल रहा है। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि 15 दिन के लिए नहीं था हमारे पास कि 15 दिन मतलब 15 दिन के लिए हमारे पास के पैसा था। उसके बाद हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व था वो ख़त्म हो जाता। हम पेट्रोलियम कैसे खरीदते विदेशों से, हम नेचुरल गैस कैसे खरीदते विदेशों से, हम जो मतलब कि जो भी टूल्स थे, जो भी मतलब कि और सोर्स थे जो हम फॉरेन जो विदेशों से मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे, वो कैसे करते? उसके लिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था। तो उसके लिए हम लोग गए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बात कही कि ठीक है, हम आपको $2 बिलियन आपको डॉलर देंगे, लेकिन एक कंडीशन रख दी कि आपको अपनी इकॉनमी ओपन करनी पड़ेगी। अगर अपनी आप इकॉनमी ओपन नहीं करेंगे तो हम आपको 2 बिलियन का जो आपका लोन है वो पास नहीं करेंगे। तो उस समय सरकार ने घुटने टेक दिए थे, घुटने टेके थे IMF के सामने, और तब जाके हमको कहीं $2 बिलियन का फॉरेन रिजर्व यानी कि डॉलर मिला, दिया गया। तब जाके हमारी देश का कहीं ना कहीं एक बार फिर से चलना स्टार्ट हुआ। तो जो मतलब कि जो शर्तें रखी थी उसने IMF ने, वो था LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरल यानी कि अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दो। लिबरल मतलब जो लाइसेंस रास्ता इसको खत्म कर दो। प्राइवेट सेक्टर को मतलब कि बढ़ने का मौका दीजिए आप। उस पर जो अपने सैंक्शंस, जो अपने लाइसेंस राज थोप रखा है, इसको हटाइए। इसे बोलते हैं लिबरल इकोनॉमी, यानी अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था उसको लिबरल कीजिए। जितने आपने प्राइवेट सेक्टर पर आपने जितने बैन कर रखे हैं, जितनी आपने लाइसेंस, आपको कोई काम का लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको अगर क्या कहते हैं कि अगर डीजल को शॉप खोली उसके लिए आपको मतलब कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको बुक किताब ओपन करना उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको मेडिकल स्टोर खोलना उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कहीं ये व्यवस्था खत्म की गई, यानी ये व्यवस्था खत्म कीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं लिबरल, यानी लिबरलाइजेशन किया गया। फिर प्राइवेटाइजेशन किया गया। जो मतलब कि कंपनियां जैसे हमारी सपोज है प्राइवेट कंपनियां कम होती हैं, तो क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनियों को बढ़ाया, मतलब कि उनको प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ने दो, उनको कंपटीशन करने दो। जब कोई देश में हेल्दी कंपटीशन होता है तब जाकर कहीं इंडियन इकोनॉमी आपकी और अच्छी होगी। जैसे जब दो कॉम्पिटिटर स्टूडेंट लड़ते हैं आपस में, तभी तो निखरते हैं कि कौन सेलेक्ट हो कौन सेलेक्ट नहीं होगा। इसीलिए मतलब प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने दो, उनको बिजनेस अपना करने दो, उन पर लाइसेंस चार्ज हटाइए, उन पर जो सेक्शन हटाइए, उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस उनको हटाइए, और प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं आप आगे आने दीजिए। यानी कहीं ना कहीं वो किसकी ओर इशारा कर रहा था? IMF, क्योंकि उसका सिर्फ इशारा एक ही था कि आप कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को कैपिटलाइज इकोनॉमी कर दीजिए। क्योंकि IMF इसका देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन किसका क्या कहते हैं कि पपेट है? केवल अमेरिका का, केवल अमेरिका का पपेट है वो यूनाइटेड नेशन। बड़े बड़े दावे जरूर करता है,
लेकिन मेरी नज़रों में सबसे कमज़ोर अगर कोई संगठन है तो केवल आपका यूएनओ है, सबसे कमज़ोर संगठन। जब अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक करता है, जब अमेरिका इराक पर अटैक करता है, तब उसको नहीं दिखता ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तब उसको नहीं दिखता कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जब आज रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, तब उसको दिख रहा है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जब इजराइल अटैक करता है उस पर, गाजा मतलब कि फिलिस्तीन पर या जो उसके नेबर कंट्री, तब उसको ये नहीं दिखता है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। लेकिन जब वही ईरान और क्या कहते हैं कि हिजबुल्लाह जब अटैक करते हैं इजराइल पर, तब उनको लगता है कि सच में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन की दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है। खैर हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये प्रोडक्ट लिबरलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन, आज आपके पास गूगल, आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स एंड इंस्टाग्राम आप चलाते हो। आज आप लुइस फिलिपी की आप टी शर्ट पहनते हो, आज आप एडिडास के शूज़ पहनते हो, नाइकी के शूज़ पहनते हो, आज आप क्या कहते हैं लैम्बोर्गिनी BMW कार खरीदते हो, ऑडी कार खरीदते हो। क्या ये इंडियन प्रोडक्शन होता है? नहीं, ये फॉरेन कंट्री से प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन होकर के भारत में उसको क्या कहते, जो जैसे जर्मनी है वो BMW क्या करती है, वो एक्सपोर्ट करती है इंडिया में। तो ये होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी अपनी इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी से जोड़ देना। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर पहले क्या था कि ना हम इनको देंगे ना इनसे लेंगे, लेकिन अब क्या है, अब ये है कि ये भी देंगे और ये भी इनको मतलब कि देंगे। यानी इन दोनों ने अपनी इकोनॉमी क्या किया, खोल लिया, दोनों इकोनॉमी को ओपन कर लिया। ठीक है, कुछ सामान आप भेजिए हमारे यहाँ, कुछ सामान हम आपको भेजेंगे। जैसे गूगल कंपनी किसकी, अमेरिका की है, फेसबुक किसका, अमेरिका का है। तो कहीं ना कहीं तो आपस में कहीं ना कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं ना आप, तो यही इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी अपनी इकोनॉमी को दूसरे कंट्री इकोनॉमी से जोड़ देना। यानी भारत जो अन्य कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, उनसे इकोनॉमी रिश्ते को मजबूत बनाना, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। ओके, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और आपको है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यानी भुगतान संतुलन। यानी कि कहीं जो मैंने आपको बताया कि भुगतान संतुलन क्या है, मतलब कि भुगतान संतुलन इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप किसी देश से पेट्रोलियम खरीदना चाहते हैं और आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, तो आप पेट्रोलियम कैसे खरीदेंगे। सपोज मान लिया कि आपकी दो मतलब कि पड़ोस में आप रहते हैं, आप और आपका पड़ोसी, ठीक है, आपके पास रुपया नहीं है कि हम इससे 10 किलो गेहूँ कैसे खरीदें। तो आपके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा, तब तो गेहूँ खरीद पाएंगे आप खाने के लिए। आपके पास पैसे नहीं है और आप गेहूँ खरीदे, चलो कैसे खरीदेंगे गेहूँ, आप खरीदेंगे। तो ये कंडीशन थी हमारे देश में 1991 में, हमारे पास पैसा नहीं था पेट्रोलियम खरीदने के लिए, इसीलिए हम गए थे IMF के पास में। तो IMF ने ये शर्तें रख दी, ठीक है, हमने मान लिया। तो कहीं कि हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, भुगतान संतुलन, वो कमजोर हो गया था। ठीक है, तो अब आपका 9, 10, 2, 9th प्लान। अब सर ये क्या था, देखिए 9th प्लान में सबसे बड़ी बात ये शर्त रखी गई थी कि हम ग्रोथ तो करेंगे लेकिन सोशल जस्टिस के साथ में, यानी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय से सिंपल से मतलब ये है कि अगर
देश में इक्वालिटी है, यानी समानता के साथ सबको मतलब कि अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जैसे कि शिक्षा आपको मतलब कि समान मिल रही है, आपको हेल्थ समान मिल रही है, आपका सैनिटेशन आपको समान मिल रहा है, आपको खाना समान मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको समान रूप से वितरित की जा रही हैं। तो यह क्या, ये आपका क्या है, समानता। और सोशल जस्टिस क्या होता है, यानी मतलब कि मतलब कि आप कह सकते हैं सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय आप कब ला पाएंगे, जब आपके यहाँ इक्वालिटी होगी। जैसे सपोज मान लीजिए कि ए पर्सन गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि सर हमारी ज़मीन को किसी लोगों ने हड़प लिया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसके फेवर जजमेंट करता है, अगर जजमेंट लीगल है, तो अगर केस लीगल है तो उसका सोशल जस्टिस हुआ। अगर कोई औरत डीएम साहब के पास गई ये कहने के लिए हमारे पास कॉलोनी, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर उसको कॉलोनी अलॉट की जाती है तो वो सोशल जस्टिस है। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर पास गया, सरकारी डॉक्टर के पास गया और वो जाके बोला सर मेरे फीवर है और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, तो वो सोशल जस्टिस है। अगर वो औरत डीएम के पास गई कि हमें एक कॉलोनी चाहिए, नहीं दिया, तो सोशल इनजस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट नहीं दिया तो सोशल इनजस्टिस है। अगर डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया तो सोशल इनजस्टिस है। इसे सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे आर्टिकल 21 क्यों बढ़ाता जा रहा है, इसलिए बढ़ाता जा रहा है सोशल जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, सोशल जस्टिस को एम्पावर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहने की आर्टिकल 21 को बढ़ाता जा रहा है। तो इस पे काम करने मतलब ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन सोशल जस्टिस के साथ करेंगे, हम वृद्धि करेंगे लेकिन सामाजिक न्याय के साथ। किसी का अन्याय नहीं होने देंगे। जो रिसोर्सेस हैं उन पे सबका कब्जा होना चाहिए, किसी एक दो लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए भारत के रिसोर्स पे। जैसा कि आज है, आज अडानी को देख लो, आज आप अंबानी को देख लो, टाटा समूह देख लो, विप्रो देख लो, तो ये क्या, ये मतलब इन्होंने कब्जा कर रखा भारत के रिसोर्सेस पर। तो आज के प्रेजेंट टाइम में कंडीशन ये है कि सोशल इनजस्टिस हो रहा है भारत में। हम बात जरूर करते हैं सोशल जस्टिस की, लेकिन हमारे देश में सोशल जस्टिस है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है। सरकारी अधिकारी करप्शन कर रहे हैं, करप्शन चार्जेस में हम लोग। वही जापान में एक रिसेंट न्यूज आई है कि 3 मिनट, यानी कि सरकारी ऑफिस से एक मतलब कि एक मेल एक फीमेल एम्प्लॉय सिर्फ 3 मिनट पहले निकल गए थे अपने ऑफिस से, तो उनको पब्लिकली आकर के, यानी कि टीवी चैनल आकर के उनको मतलब कि क्षमा मांगनी पड़ी देश से कि हमने आपके रिसोर्सेज का गलत यूज़ किया, हम 3 मिनट पहले चले गए। यहाँ टीचर इतने महान, हमारे देश के महान होते जा रहे हैं। सरकारी टीचर स्कूल आएंगे 10 बजे से 11 बजे आएंगे, उसके बाद में 1 घंटा पेपर पढ़ेंगे, फिर आधे घंटा मोबाइल में रील्स चेक करेंगे, उसके बाद में तब क्लास जाएंगे। फिर उसके बाद में मिड डे मील्स खाना स्टार्ट हो गया। घर में जीवन में कभी का प्योर दूध चाय ना पी हो, लेकिन यहाँ पर प्योर दूध की चाय पियेंगे आकर के, क्योंकि दूध भैया उनको स्कूल में आता है मिड डे मील के थ्रू, तो वो पियेंगे आकर के। उसके बाद में 1 घंटा रुकेंगे, कहेंगे हमारा टाइम होगा, हम जा रहे हैं, चले गए। स्कूल टाइमिंग क्लोज होने की 4 बजे, 3 बजे चले गए, क्योंकि सब फिक्स है। चपरासी लेकर के ऊपर लेवल तक सब फिक्स है, करप्शन चार्जेस में सब फिक्स है। और बात क्या करेंगे, वी आर द नेशनलिस्ट, हम जो है हम राष्ट्रवादी हैं। खैर जाने दो, उसके बात नहीं करेंगे। तो अगर आपको जस्टिस करना, सोशल जस्टिस के लिए ग्रोथ करेंगे, लेकिन जस्टिस के साथ, ठीक है। और उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और आया था, इक्वालिटी। अभी मैंने आपको बता चुका हूँ इक्वालिटी का, यानी समानता। अगर आपको सभी के साथ एजुकेशन दी जा रही है, सभी के साथ हेल्थ इशू हो रहा है, आपको अगर मंदिर में अनुमति है सारे जाति को, ठीक है, अगर आप मतलब कि पब्लिक प्लेस में, कुएं में, नल पर, ठीक है, कहीं पे अगर आपके साथ अव्यवहार मतलब छुआछूत नहीं हो रहा है, तो आपके साथ इक्वालिटी हो रहा है। और अगर कहीं इन्हीं प्लेस पर आपके साथ अगर आपकी यहाँ पर आवाजाही बंद की जा रही है, तो कहीं भी ये अनइक्वालिटी है। अम्बेडकर साहब को सही फेस करना पड़ा। स्कूल ज़्यादा थे, मतलब कि उच्च जाति के लिए अलग था, मतलब कि पीने के लिए बर्तन था, उनके लिए अलग था पीने के लिए, यानी कि सवर्ण जाति के लिए मतलब कि चपरासी अलग था और निम्न जाति के लिए चपरासी अलग था। यानी एक बार अम्बेडकर जी को इतनी प्यास लगी थी कि बेचारे इतने प्यासे थे कि उन्होंने मतलब कि पानी पी लिया, तो उनको सारे दिन काम कराया गया।
तो कहता है क्या, हम वी आर द नेशनलिस्ट, हम राष्ट्रवादी हैं। क्या, तो अगर आपके साथ में मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, धर्म स्थल पर, चाहे पब्लिक प्लेस हो, पिकनिक प्लेस हो, अगर आपके साथ यहाँ पर समान, अगर आपके साथ व्यवहार किया जाए तो आपकी समानता है, और यहाँ आपके साथ में समान व्यवहार नहीं हो रहा है तो यहाँ पर समानता नहीं है। आर्टिकल 14 यही कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समान, कानून के आगे सभी समान है, क्योंकि भारत की आज़ादी में सभी जाति ने सहयोग दिया था। खैर सभी जाति को सहयोग नहीं दिया था, कुछ जातियाँ थी सहयोग नहीं दिया था भारत की आज़ादी में, लेकिन उनको भी हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उन्होंने मर्ज किया। कितने महान रहे होंगे वो। टेंथ में कुछ खास नहीं है, 11 पे आते हैं। 11 प्लान, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता थी उसका ये थी कि हम जो डेवलपमेंट करेंगे फास्टर करेंगे, फास्टर करेंगे